Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, today is the last session of exercise number 6.1 based on the topic rate of change of a quantity with change in some other quantity. Okay. So rate बोले तो दर बोले तो स्पीड. Okay. This is what we are finding out in this exercise. अब तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल किया था. ठीक है. 11th क्वेश्चन से आज रीड आउट करना है. वो फाइन चला लो चाहिए तो पीछे वाला. क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स सी. A particle, not particular, a particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. केवल और केवल लैंग्वेज समझने की देरी है. ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है. ठीक है. एक पार्टिकल है जो इस कर्व में मूव कर रहा है. इस कर्व में मूव कर रहा है. अब इसका कर्व का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं लेट से इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए. देखो, एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्ट ग्राफ तो बनाना भी नहीं है और बना भी नहीं सकते प्रैक्टिकली. बट आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो लगभग ऐसा बनता है. y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो लगभग ऐसा बनता है. तो ये लगभग लगभग उस टाइप का ग्राफ बन सकता है. वही ये 6 इससे डिवाइड हो जाएगा. y इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2/6. तो ये जो जीरो से पास हो रहा है, जो जीरो से पास हो रहा है वो 1/3 से पास होगा. कि c क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है. पढ़ा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है? y कोऑर्डिनेट. तो ये यहां से ना पास होगा, यहां से पास होगा. कुल मिला के लगभग कुछ ऐसा ग्राफ ये बनेगा. ओके फाइन. तो लेट अस से ये ग्राफ बन गया मेरा. थोड़ा ऊपर से निकले जाएगा ऐसे. अब कोई पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है. मतलब वो पार्टिकल इस कर्व पे लाया करेगा, कुछ भी हो जाए. वो पार्टिकल इस कर्व पे. अब पार्टिकल को आप एक पॉइंट मान लो ना. तो जो पॉइंट, जैसे मान लो एक इधर पॉइंट है, 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 एक इधर पॉइंट है. तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो इस कर्व पे ही मूव कर रहे हैं. तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. लेट अस से यहाँ पे वो पॉइंट है 4,5. लेट अस से यहाँ पे वो पॉइंट है 2,3. लेट अस से यहाँ पे वो पॉइंट है कुछ भी -1, -3. तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स उसके कर्व पे लाए कर रहे हैं. पहली चीज ये हो गई. अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच. अच्छा जी, अब एक चीज समझिए. सपोज करो इस पॉइंट पे मैंने पता लगाया कि ये तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट. कि एक्स कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम किस स्पीड से चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम किस स्पीड से चेंज हो रहा है. ये दो चीजें मैंने पता लगाई. फिर मैंने यही बात इस पॉइंट पे पता लगाई. फिर मैंने यही बात इस पॉइंट पे पता लगाई. यानी अलग अलग पॉइंट्स पर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम. भाई इस सेकंड जो है एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, अगले सेकंड एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? या इस सेकंड जो एक वाई कोऑर्डिनेट है वो 5 है, अगले सेकंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? या इस सेकंड एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, अगले सेकंड क्या हो जाएगा? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अब वो क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है इस कर्व पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं. जैसे ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है. ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? हो सकता है एक निकले, हो सकता है दो निकले, हो सकता है तीन निकले. कितने ऐसे पॉइंट्स हैं और वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड या रेट x कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, नहीं 8 गुना है, ज्यादा नहीं है. 8 गुना ज्यादा होना अलग होता है और 8 गुना होना अलग होता है. याद रखना, 8 गुना, एग्जैक्टली 8 गुना है. 8 गुना ज्यादा होना मतलब 8 टाइम्स करके फिर ऐड करना है. यहाँ पे ऐड नहीं करना है. y कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड x कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड के एग्जैक्टली क्या आनी चाहिए? 8 गुना आनी चाहिए. ऐसे पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं. समझ आया क्या? हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड कुछ होगी, वाई कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड कुछ होगी. तो ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करो जहां पर वाई कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड जो है एक्स कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड की 8 गुना है. ऐसे पॉइंट्स उस कर्व पे फाइंड आउट. नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को चेंज नहीं करना, टाइम के रेस्पेक्ट में. जैसे सपोज करो अभी जितने भी बजे हुए हैं तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, अगले सेकंड एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो एक सेकंड में कितना बड़ा वो वैसे मूव कर रहा है पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो अगले सेकंड में वो कितना हो गया और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया.
तो जो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ उसको तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज rate of change of y coordinate is 8 times the rate of change of x coordinate। समझ आया? क्लियर है यहां तक? ओके चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, लेट अस से here the given curve is the given curve is start writing क्या है 6y इक्वल टू 2। ओके तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन dy बाई dx निकालेंगे तो y आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेट कर देते हैं, 6 को उधर भेज देते हैं, तो इट विल बी एक्स क्यूब बाय 6 प्लस 2/6 को मैं 1/3 लिख सकता हूं। तो अब मेरे पास ये कर्व आ चुका है। ओके फाइनली मेरे पास ये कर्व आ चुका है। ठीक है अब यहां से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं बताइए। dy बाय dt और dx बाय dt निकाल सकता हूं। तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। नाउ differentiating both sides with respect to t with respect to t we get, so y becomes what, y becomes dy by dt इक्वल टू, और एक्स क्यूब बिकम्स, देखो एक्स क्यूब बाई 6 है, उसमें से 1/6 तो कांस्टेंट पार्ट है, बचा क्या एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², बट वो तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, वो तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dx बाय dt एंड 1/3 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। यहां तक समझ आया? सो dy बाय dt की वैल्यू हो गई फाइनली, ये 3 से 1 टाइम 3 से 2 टाइम कट गया, तो x²/2 प्लस सॉरी dx²/2 इंटू dx/dt इंटू dx/dt। ये किसकी वैल्यू आई है, dy बाय dt की वैल्यू। यहां तक कोई डाउट? तो ऊपर जो इक्वेशन थी वो x और y में थी, नीचे जो इक्वेशन है वो dy बाय dt और dx/dt की फॉर्म में आ गई अब इन दोनों में से अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ये हो रहा था कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देकर दूसरे की पूछ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन दे रखा है, आपको दे रखा है कि dy बाय dt dx/dt का 8 गुना है। उसने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y को क्या कहेंगे dy बाय dt। 8 टाइम्स है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे dx/dt। तो वो 8 गुना वाला कनेक्शन जैसे इसमें पुटअप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, और एक बार ये निकल जाएगा तो x निकल जाएगा, और एक बार x निकल जाएगा तो y निकल जाएगा, और x और y दोनों निकल जाएंगे तो पॉइंट्स निकल जाएंगे। ओके समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब अपन वो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, इसको मैं लेटर से इक्वेशन 1 डाल देता हूँ और पेंडिंग छोड़ देता हूँ। Now it is given that कि हमको क्या गिवन है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये चीज हमको गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। दैट इज, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं मैं dy बाय dt। हमने 10th में सीखा था, क्लास 10 में, कि इसका मतलब होता है इक्वल टू का साइन, जितनी भी बी वर्ब्स होती है, इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग बीन, सबकी जगह क्या आता है इक्वल टू का साइन। 8 टाइम्स का मतलब है 8 इंटू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं अपन dx बाय dt। तो ये कनेक्शन मिल जाएगा अपने को यहाँ से, इसको उधर इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिला मुझे मैथमेटिकली, dy बाय dt इक्वल टू 8 इंटू dx बाय dt।
अब डीवाई बाई डी टी की वैल्यू अगर 8 dx बाई डी टी में इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूं तो dx बाई डी टी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डी टी इन इक्वेशन 1 ऑफ डीवाई बाई डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट को एक बार फिर से रीड करते हैं, क्या है, डीवाई बाई डी टी है, एलएचएस में डीवाई बाई डी टी है, तो उसकी जगह तो 8 dx बाई डी टी रखना है आपको, 8 dx बाय डी टी। आरएचएस में क्या है उस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, नो चेंज, इनटू dx बाई डी टी। तो लेट अस सी, देखो dx बाई डी टी हो गया एलिमिनेट, कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 8 जा 16, एक्स की वैल्यू कौन कहता है 4, प्लस और माइनस 4। वी आर डीलिंग विथ कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक 2D प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, सो हम इसको +4 नहीं -4 भी मान सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब सर ये तो उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट आए हैं जिन पॉइंट्स की आप जिक्र कर रहे थे कि पॉइंट्स निकाल के बताओ, उन पॉइंट्स के क्या हैं। देखो, एक 2D प्लेन में पॉइंट्स निकालने का मतलब क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। अलग अलग फील्ड में पॉइंट्स निकालने का अलग अलग मीनिंग आ जाता है। जैसे सपोज करो ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मैंने कहा फाइंड द पॉइंट, तो उसमें पॉइंट निकालने का मतलब हो जाएगा उसका नाम, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, जैसे कोई ट्राइंगल गिवन है, मैंने कहा पॉइंट निकालो, तो पॉइंट निकालने का वहां पे अर्थ क्या होगा, पॉइंट का नाम निकालना। लेकिन एक 2D प्लेन पर मैंने कहा पॉइंट निकालो कर्व के साथ, तो उसका मतलब है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। उसके क्या निकालना, कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल गया, या तो +4 आएगा या -4 आएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ, किसमें पुटअप करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि कर्व की इक्वेशन पर उस कर्व पे वो पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू +4 या -4 उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नाउ द पॉइंट x, y lies on the curve, x, y lies on the curve, so it must satisfy the equation of the curve. So it must satisfy the equation of the curve। कर्व पे लाया करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक लॉजिक है जिससे आगे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को। टेंजेंट्स नॉर्मल में सारे करीब करीब क्वेश्चन इसी बेसिस पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू +or-4 in the equation of curve, in the equation of we get। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या थी हमारे पास, 6y क्यों लिखे, हमको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए ना, तो y इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में है हमारे पास, x³ / 6 + 1/3। इसमें x की वैल्यू एक बार +4 पुटअप करो और एक बार -4 पुटअप करो। तो 4 पुटअप करूंगा तो 4³ / 6 + 1/3 और लगाओ, और -4 पुटअप करूंगा तो -4³ / 6 + 1/3। समझ आया। तो एक्स कोऑर्डिनेट दो है तो वाई कोऑर्डिनेट भी दो आएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तब एक ही होता, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम आता, बट क्यूब में तो अलग अलग आएंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, 64/6 + 1/3, और -4 का क्यूब क्या होता है, -64/6 + 1/3। ओके, तो इसको 2 से काट दें तो इट विल बी 32/3 + 1/3, और यहाँ पे -32/3 + 1/3, 32 और 1 33, तो 33/3 जो कि 11 हो जाएगा। और यहाँ आ जाओ, -32 में 1 जोड़ा तो -31/3। तो वाई कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू है 11, एक वैल्यू है -11। कब है, जब एक्स कोऑर्डिनेट 4 लिया। -31/3 कब है, जब एक्स कोऑर्डिनेट -4 लिया। तो 2 पॉइंट्स निकले कुल मिला के, 2 पॉइंट्स निकले। hence the required points on the curve are hence the required points x, y on the कर्व आर। देखो एक्स कोऑर्डिनेट जब 4 लिया
तब आंसर क्या आया 11। एंड जब एक्स कोऑर्डिनेट -4 लिया तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई -31। -31/3। मैच करो पीछे से आंसर फटाफट। आंसर हो गया। करेक्ट है। समझ आया अच्छे से। देखो क्वेश्चन को का ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट भी समझो कि हो क्या रहा है, और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कई बार क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ लेते हैं हम, चीजों को रट लेते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होगा, बात खत्म, आंसर भी ले आते हैं। बट अगर ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट नहीं समझा उसका तो थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा आया तो फंस गए, फिर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछा जा रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन का पहले ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट सीखो कि वो कहना क्या चाहता है, उसको चाहिए क्या। कैलकुलेशन बात की बात है। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये बहुत सरल है, इसको होमवर्क मार्क करो, मैं इसका आपको डिस्कस कर देता हूँ। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। तो dr/dt दे रखा है। एक कोई एयर बबल है। एयर बबल समझते हो, पानी के बुलबुले होते हैं, खेलते थे हम बचपन में, अभी भी खेलते ही होंगे कई बार बर्थडे पार्टी वगैरह में। तो पानी का बुलबुला जो है वो आपने देखा होगा बढ़ता भी रहता है, कम भी होता जाता है। तो वो बढ़ रहा है, एक किसी मोमेंट में पता किया वो बढ़ रहा है इस स्पीड से, हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो हाफ हाफ सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो आपको पता लगाना है किस स्पीड से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो पानी का बबल को हम क्या मानेंगे, अब वो ये नहीं बताएगा, हम क्या मानेंगे, स्फीयर। ठीक है ना, बबल इज ए 3D ऑब्जेक्ट, तो 3D ऑब्जेक्ट को अपन स्फीयर मानेंगे। 2D ऑब्जेक्ट, सर्किल इज ए 2D ऑब्जेक्ट। तो पेपर पे ड्रॉ करना होता तो उसको सर्कल बनाते, लेकिन बबल तो 3D स्पेस में रहेगा ना बबल, तो उसको 3D ऑब्जेक्ट मानते हुए क्या मानेंगे। बस इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये पहचानना है कि बबल इज ए स्फीयर। एक बार ये पहचान लिया, ये पहचान लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एंड इफ यू हैड कंसीडर इट एज अ सर्किल, तो हाउ वुड यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सर्किल, टेल मी। नॉट पॉसिबल। तो सर्किल वैसे भी नहीं ले सकते, ओके ना। चलो, तो इसको खत्म करो फटाफट यहीं, और आप इसका प्रेजेंटेशन पार्ट घर से होमवर्क मार्क करना और ट्राई करना हर एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन हम करें। जिसका हम यहाँ नहीं कर रहे हैं उसका घर बैठ के करें, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स तभी मिलने हैं बोर्ड में जब आप प्रेजेंटेशन करके आओगे। ऐसे सिंपली dr/dt इतना है और वो निकाल के आ जाओगे तो यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। dr/dt कितना है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम के चेंज होने की स्पीड, तो यानी dv/dt। और वो भी कब, जब रेडियस कितना था, तो आर की वैल्यू 1 पे आपको ये चीज निकालनी। ये क्वेश्चन सेट हो गया, बोलो। अब निकालेंगे कैसे, हमको पता है ये स्फीयर है, तो स्फीयर का फॉर्मूला बताओ, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है बोलो, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, वी विल गेट dv/dt। 4/3 पाई कांस्टेंट है, और इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होता है, 3r² होता है, इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, dr/dt। 3 से 3 उड़ाओ, इट विल बी 4πr² इंटू dr/dt। अरे dr/dt की तो वैल्यू है मेरे पास, पुट करो 4πr² इंटू हाफ, 2 से 1, 2 से 2 टाइम, इट विल बी 2πr²। एंड सिंस इट इज वॉल्यूम, द यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तो कोई डाउट, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के चेंज होने की स्पीड आ गई। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए dv/dt एट r इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू 1 पुटअप कर दूं, आंसर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। मैं पुटअप कर देता हूं ना, dv/dt। अब dv/dt जो है r पे डिपेंड कर रहा है ना, कई बार कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, तो r की वैल्यू पुटअप कर दो, व्हेन r इक्वल टू 1। तो 2πr² में r की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, 1 का स्क्वायर, सो इट विल बी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वेरी इजी। का प्रेजेंटेशन पार्ट प्लीज आप अपने आप नोट डाउन करें, क्योंकि अल्टीमेटली सीखना आपको है। जब तक कुछ एक क्वेश्चन, मैं हमेशा जो बिल्कुल ही सरल हलवा क्वेश्चन होते हैं ना वही पेंडिंग छोड़ता हूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन तो बेटा आपको भी ट्राई करने पड़ेंगे। हमारे टाइम तो उल्टा होता था, पता है, हमारे टाइम पे इवन हमारे ट्यूशन टीचर्स भी ये करते थे कि हलवा क्वेश्चंस कराते थे और टिपिकल क्वेश्चन देते थे, बेटा करो। लेकिन मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूँ, टिपिकल क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, उसका एक एक एस्पेक्ट करवा देता हूँ, इवन प्रेजेंटेशन भी करवा देता हूँ, और जो हलवा क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ता हूँ। और उस क्वेश्चन का भी आंसर तो निकाल के देता हूँ, केवल प्रेजेंटेटिव पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ कि अब बेटा कुछ तो करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, सेम टू सेम, बस डिफरेंस क्या है देखो, वही एयर बबल है, बस बैलून है। अब की बार क्या फर्क पड़ता है, बबल और बैलून, स्फेरिकल है कह रहा है वो, ठीक है।
अब इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू जो अपन टाइम 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 कह रहे थे, तो वो टाइम जो टी है रिप्लेस हो गया एक्स से, बस इतनी सी बात है। जो पैरामीटर चाहिए था अपने को, जैसे इसमें ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड यानी कि टाइम है, अब की बार वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, यानी कि टी पैरामीटर को एक्स से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, समझ आया? तो क्या कह रहा है, एक बैलून का वेरिएबल डायमीटर है, डायमीटर उसका बदलता रहता है इस फंक्शन के हिसाब से, एक्स की वैल्यू कुछ रख दो तो डायमीटर कुछ हो जाता है, एक्स की वैल्यू 2 रख दो तो डायमीटर कुछ हो जाता है, एक्स की वैल्यू 3 रख दो तो यानी डायमीटर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डायमीटर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब डायमीटर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो रेडियस भी एक्स का फंक्शन हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो एक बार रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, फिर वॉल्यूम निकाल दिया, वहां से अपने को डीवी बाय डीएक्स चाहिए, कौन सी बड़ी बात है डीवी बाय डीएक्स निकालना। ठीक है, तो इसका भी प्रेजेंटेटिव पार्ट तो होमवर्क मार्क करो और कैलकुलेटिव पार्ट देखिए। देखो डायमीटर जो है उसको एक्स का फंक्शन बताया गया है, तो उसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2x+1। तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है कि अगर ये डायमीटर x का इस तरीके से एक फंक्शन गिवन है तो यहां से रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे निकलेगा, इसी का आधा, क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो इसका आधा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, बोलो। तो रेडियस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, फाइन। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वैसे क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। यहां से इस इक्वेशन से आपको डीवी बाय डीएक्स वाली टर्म पैदा करनी है, देखो उसको क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साफ साफ दे रखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको डीवी बाय डीएक्स की टर्म पैदा करने के लिए इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड्स, बोलो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिलेगा, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट जैसे पहले किया था, आर क्यूब बोलो क्या हो जाएगा 3r²। अब r को भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जो dr बाई dt आ रहा था अब dr बाई dx हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, और dr बाई dx की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं गिवन है, पता करनी है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से मुझे बताओ dr बाई dx कैसे निकलेगा, r ऑफ x है नहीं ये, तो r ऑफ x का मतलब dr बाई dx का मतलब है, dr बाई dx का मतलब है r डैश x, है कि नहीं है, बोलो। dr बाई dx का मतलब क्या हो जाएगा r डैश h, तो r ऑफ x अगर ये है तो r डैश x निकालना कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए, चलो 3/4 तो कांस्टेंट है, यहाँ स्पेस नहीं नीचे लिख रहा हूँ, 3/4 तो कांस्टेंट है, और 2x+1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2+0, तो 2 से 1 2 से 2 टाइम कट गया तो क्या आ गया 3/2, इसको यहाँ पुटअप करो, तो आंसर इज डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू 3/2, तो 3 से 3 उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, 2 3 जा, अच्छा आर आर भी दे रखा होगा, नहीं दे रखा, तो फिर क्या गलती कर दी हमने, यस आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको डीवी बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, तो चलो एक बार इन टर्म्स ऑफ आर कितना आया, 2 × 3 6 पाई, 6 पाई r², अब आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ये रख दो, तो ये डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगी, अभी डीवी बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ आर आ रहा है बेटा, लेकिन हमको क्या चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर आर की वैल्यू रख दूंगा, यहाँ रख देते हैं, तो डीवी बाई डी एक्स हो जाता है 6 पाई, आर की वैल्यू ये रखो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना है, तो 3/4 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर करना, इसको सॉल्व करो, अलग से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, और फाइनल आंसर बताओ। तो क्वेश्चन आसान होगा उसमें मेहनत मजदूरी का काम ज्यादा होगा, क्वेश्चन टेढ़ा होगा उसमें मेहनत मजदूरी कम होगी, तो क्वेश्चन आसान है तो मेहनत मजदूरी थोड़ी ज्यादा है, करो 3/4 का स्क्वायर करो, फिर 2x+1 का होल स्क्वायर करो, शायद 2x+1 का होल स्क्वायर, तो उसने 2x+1 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ होगा, उस पर मेहनत मत करो, आप तो बस 3/4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, तो 6 पाई इंटू 3/4 का स्क्वायर क्या होता है 9/16 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ो, क्या क्या कट गया 3 8, तो 9 3 जा 27/8, 27/8
फाइव ही है इंटू 2x+1 का होल। अब मैच करना आंसर इससे। मेरे को नहीं लगता उसने 2x+1 के होल स्क्वायर को सॉल्व किया होगा, क्योंकि वो हमसे बड़ा आलसी है। नहीं करा? इसी फॉर्म में आंसर है। समझ आया क्या, या कोई डाउट है बताओ। बोलो बेटा, समझ में आया? देखो निकालना क्या है, उस पर फोकस करो। वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मींस डीवी बाई डी एक्स चाहिए। अब डीवी बाई डी एक्स कैसे पैदा होगा? जब वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ इन टर्म्स ऑफ एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर वहां से तो डी आर बाई डी एक्स भी निकल के आ रहा है। कोई बात नहीं, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है ना। देखो होता क्या था, जैसे मान लो डी आर बाई डी टी होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में डी आर बाई डी एक्स की जगह क्या होता है, ये डी आर बाई डी टी। तो वो डी आर बाई डी टी पिछले क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है हाफ। इस बार मुझे निकालना पड़ गया 3/2, बस इतना ही तो डिफरेंस है। उस 3/2 को निकाल दिया पहले मैंने, आर एक्स एक्स निकाल के फिर इधर पुटअप कर दिया, तो डीवी बाई डी एक्स वापस आ गया मेरे पास। अब डीवी बाई डी एक्स मेरे पास आर की फॉर्म में है, लेकिन उसको एक्स की फॉर्म में चाहिए होगा, ऑब्वियसली एक्स की फॉर्म में चाहिए होगा, क्योंकि मैं डीवी बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैंने आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो सही मेरे पास, उसको पुटअप कर दी, क्या फर्क पड़ा, पुटअप करते ही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलें आगे। बोलो चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा करना है? 14th। तो बस है कि 14th क्वेश्चन ही है अब इन सब में से कोई जो अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब तो यूं ही है। देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सिचुएशन समझो, ये भी शायद हो सकता है कि आपने कभी बचपन में किया। एक पाइप है, उस पाइप में से सैंड निकल रही, सैंड यानी समझते हो, मिट्टी, मिट्टी निकल रही है, और निकल के जमीन पे जब वो गिर रही है, तो गिरते गिरते वो एक कॉनिकल हीप बना रही है। कॉनिकल है ना? हाँ, कॉन ऑन द ग्राउंड, कॉनिकल हीप बना रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कॉनिकल हीप कुछ ऐसा बन रहा होगा। ऐसा ही बनेगा, उल्टा तो बनेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि पॉइंटेड नीचे होगा और ये ऊपर होगा। मैं मिट्टी है तो मिट्टी तो फैलेगी ना। तो इस तरीके से कॉनिकल हीप बन रही है। ये मान लो पाइप है, पाइप में से मिट्टी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और इस तरीके से कॉनिकल हीप बना रही है। समझ आया? आगे, अच्छा किस स्पीड में गिर रही है वो? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी अभी जितनी गिरी है अगले ही सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब और गिर जाएगी, उसके अगले सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब और गिर जाएगी, उसके अगले सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब पर। तो दैट मींस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया क्या? मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कॉनिकल हीप है हर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो 12, मतलब इस कॉनिकल हीप का वॉल्यूम, इस कॉनिकल हीप का वॉल्यूम इस स्पीड से बढ़ रहा है, कह सकता हूं ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया मुझे। अब वो आगे होकर कहेगा थोड़ा ना ये वॉल्यूम है, ये तो खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ही होगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म से कॉन ऑन द ग्राउंड, वो तो पढ़ लिया हमने। इन सच ए वे, इस तरीके से वो सैंड गिर रही है ताकि वो जो हीप बन रहा है ना बेटा, उसमें हमेशा, उसमें हमेशा उसकी जो ये हाइट है ना, हमेशा जो उसकी ये हाइट है ना, वो उसकी रेडियस से 1/6 है। उसकी रेडियस से कितनी है? 1/6 है। एक 1/6 पार्ट है, रेडियस से 1/6 पार्ट है। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हाइट छोटी है और रेडियस बड़ी है। दैट मीन्स वो कोन कुछ ऐसा बन रहा है फैलता हुआ, और ऑब्वियस बात है अगर सैंड गिरेगी तो वो फैलता हुआ ही बनेगा। यानी कि रेडियस थोड़ा सा बड़ा है उसका और हाइट थोड़ी सी छोटी है। ये रेडियस है इसका, अभी भी देखो रेडियस छोटा बना है, अभी और फैलेगा, मतलब इससे 1/6 पार्ट आपको हाइट बनानी है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फैला हुआ वो हीप बन रहा है। ओके फाइन। अब ऐसा हमेशा हो रहा है, जैसे अभी इस मोमेंट में मैंने एनालाइज किया तो अभी भी उसकी हाइट रेडियस के 1/6 है। एक सेकंड बाद 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेशियो चेंज हो गया। अभी एक सेकंड के बाद वापस देखा तो भी हाइट इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ रेडियस है। फिर एक सेकंड 10 सेकंड के बाद देख लिया तो भी वॉल्यूम तो बढ़ गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा, हीप की साइज बड़ी हो गई होगी, लेकिन उस मोमेंट पर भी हाइट हमेशा रेडियस की 1/6 रहेगी। ये हर एक मोमेंट पे रहेगी। ओके फाइन। मतलब रेडियस एंड हाइट एक सिमिलर पैटर्न, सिमिलर रेशियो में बढ़ रहे हैं। बढ़ तो रहे हैं क्योंकि मिट्टी गिर रही है, लेकिन एक सिमिलर रेशियो में वो बढ़ रहे हैं। इस तरीके का जादुई पाइप है, ऐसे मानो कोई मशीन के थ्रू उसको डाला जा रहा है तो वो उसी सेम रेडियस में उसको फैला रहा है। ओके, आगे चलते हैं। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंट। तो आपको ये बतानी है कि उसकी हाइट किस स्पीड में बढ़ रही है, यानी dh बाय dt। ये आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ आया? dh बाय dt आपको पता करना है।
ठीक है। हाँ, और वो भी एक मोमेंट पे जब हाइट उसकी एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर थी, उस समय उसकी हाइट किस स्पीड से बढ़ रही थी, क्योंकि हर एक मोमेंट पे स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, सीखा है ना हमने। तो हाइट 4 सेंटीमीटर थी तब उसकी स्पीड। चलो उसको करते हैं। चलो लिखो। हेयर इट इज गिवन दैट हेयर इट इज गिवन दैट कि sand is pouring from a pipe to form a conical heap। ये गिवन पॉइंट है इसका। sand is pouring from a pipe to form a conical heap at the rate of, किस स्पीड में सैंड आ रही है? एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट इज, इस पूरी वारदात से ये पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ऑफ कॉनिकल हीप, दैट इज उसको क्या ले सकते हैं अपन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डीवी बाई डी टी बोल सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। ये क्या है? इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इस बात को मैंने मैथमेटिकली डिकोड कर दिया। अब अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। और वॉल्यूम के फॉर्मूला में हम क्या लिखें? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है, पहले वो भी लिख लो कि हाइट इज ऑलवेज द 1/3 ऑफ 1/6 ऑफ रेडियस, है ना। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, वो इंफॉर्मेशन भी लिख देते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट height is always height is always 1/6 of 1/6 of the radius of the base। देखो, एक कॉन के अंदर जो रेडियस होता है वो बेस का ही होता है ना। बेस सर्कुलर होता है उसका, तो सर्कल का ही तो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द बेस। दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ, हाइट को लेटर से मैंने एच से डिनोट कर दिया 1/6, और रेडियस को मैंने आर से। तो ये रिलेशन है जिसको आप हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। हाइट इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस। चलो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्सपैंड करें। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन याद भी है किसी को? ये भूल भाल गए? नहीं याद है? सीरियसली नहीं याद है? बेटा मैक्सिमम मिनिमम में बैंड बढ़ जाएगी। अगली अगली एक्सरसाइज आ रही है बहुत ही जल्दी, फिफ्थ एक्सरसाइज, 50 है ना शायद, मैक्सिमम मिनिमा। उसमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे जो 10th में सीखे थे, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा को टच भी नहीं कर सकते। बोलो वॉल्यूम ऑफ कौन? आपको पता है? नहीं पता? 10th पास नहीं करी? आपको पता है बेटा? नहीं पता? सीरियसली? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको एक सदाबहार ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला बताया था किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने का, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, सर्किल का बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच तो हो गया सिलेंडर की वॉल्यूम, और सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 कौन होता है? ये सिखाया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आया कुछ यार? सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होता है हमेशा कौन, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर अगर अपन कौन निकालेंगे ना, तो वो 1/3 पार्ट ही निकल के आता है। इसको अपन ने एक्सपेरिमेंट भी किया था 10th में। तो इसीलिए उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का 1/3 हो जाता है। ओके, नाउ वी नो दैट। तो जब तक मैक्सिमम मिनिमा नहीं पहुंचते हैं बेटा, 10th के ये सारे जो चैप्टर नंबर 13 में आया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। ऐसा नहीं हो मैक्सिमम मिनिमा में पहले मैं फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, वहां तक पहुंचते पहुंचते सबको सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेने। हर एक के वॉल्यूम, हर एक का सरफेस एरिया, हर एक का सी ए से, हर एक का टी ए से, सब कुछ, एवरीथिंग। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओ सॉरी कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, दैट इज वी इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एक चीज सुनो, मैं यहां पर एच की वैल्यू 1/6 आर रख सकता हूं, या फिर यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो 6h आ जाएगी। आर की वैल्यू 6h भी रख सकता हूं, यानी मैं आर को इन टर्म्स ऑफ एच भी लिख सकता हूं, मैं एच को इन टर्म्स ऑफ आर भी लिख सकता हूं। कुल मिला के मैं आर और एच में से एक चीज को रख सकता हूं और एक चीज को एलिमिनेट कर सकता हूं। किसको रखूं, किसको एलिमिनेट करूं? एच को हटा दूं, नहीं रखूं?
क्यों? पूछा क्या है? पूछा क्या है? हाइट के चेंज होने की स्पीड पूछी है, तो एच को तो रखना पड़ेगा, आर को भगाना पड़ेगा। और आर को भगाने के लिए एच को आर को इन टर्म्स ऑफ एच लिखना पड़ेगा, आर को इन टर्म्स ऑफ एच लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये इसके आगे क्या करना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर आपसे रेडियस के चेंज होने की स्पीड पूछता, अगर आपसे रेडियस के चेंज होने की स्पीड पूछता ना बेटा, तो मैं एच की जगह क्या रखता, 1/6 आर, तो सब कुछ आर में चला जाता। लेकिन आपसे हाइट से चेंज होने की स्पीड पूछी है, तो आप इसको यहाँ पे आर की जगह 6, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आर निकालू तो क्या निकलता है, 6h। भाई रेडियस 6 गुना हो गया ना, अगर हाइट 1/6 है तो रेडियस 6 गुना हो गया हाइट का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर की वैल्यू 6h पुटअप करूंगा और फिर डिफरेंशिएट कर दूंगा। आगे का काम आप खुद ही कर दो, 1/3। ये इस मोमेंट पे आते आते इंक क्यों निकलने लग जाती है इसके, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे पेज गीला है क्या? ऊपर करें थोड़ा सा, देखिए 1/3, देखो यहाँ से ही चल रहा है। पाई, आर की जगह क्या रखना है अपने को, 6h, तो आर का स्क्वायर करना है तो 6h का भी स्क्वायर करना है इंटू एच। ओके फाइन, सो इट विल बी 1/3 पाई, 6h का स्क्वायर बोलना 36, एच स्क्वायर इंटू एच। तो 3 से 12 टाइम्स, तो जो रिलेशन गिवन था वहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला बन के आया, 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब। ये नया फॉर्मूला बन के आया वॉल्यूम का, जो हमको रिलेशन गिवन था वहां से। अब इस वाली चीज से मुझे dH/dt वाली टर्म पैदा करनी है, तो इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। देखो जहां तक आप पहुंचे हो उसके बाद आपको चाहिए क्या वो सोचा करो। यहां से मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइट के चेंज होने की स्पीड। तो हाइट के चेंज होने की स्पीड को क्या कहता हूं मैं, dH/dt। तो मुझे dH/dt पैदा करना है, तो h को इन टर्म्स ऑफ t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। h को करोगे तो v को भी, बोथ साइड से चलता है वो, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको अलग कर दिया इसको अलग कर दिया। तो पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ t मैंने अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो dH/dt पैदा हो जाएगा। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला बना दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बना दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, हमेशा के लिए नहीं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, we get v becomes dv by dt, 12 पाई कांस्टेंट, h क्यूब को पहले विद इन टर्म्स ऑफ h डिफरेंशिएट करेंगे तो 3h स्क्वायर, और फिर h को भी चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो dh बाय dt। अब देखो इस इक्वेशन में dv बाई dt और dh बाई dt में से कोई भी एक चीज मिल जाए तो दूसरी निकल जाएगी। तो ये गिवन है, ये पूछी है, वेरी इजी, पुटअप करो। और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पूछा है तो h की वैल्यू वो डाल देंगे। तो दैट इज, बोलो dv बाई dt की वैल्यू शुरू में ही गिवन थी 12, तो मैं इसको रख देता हूँ 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, और dH/dt की वैल्यू तो निकालनी है, उसको एज इट इज छोड़ो, 12 से 12 हटाओ, तो dH/dt की वैल्यू बोलो क्या आई। इधर 1 बचा, इधर क्या बचा, 12 1 जा 12, तो 1/12 3 पाई h स्क्वायर, एंड सिंस इट इज हाइट, तो हाइट को मैं लिखूंगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये dH/dt इन टर्म्स ऑफ h निकल के आया है, आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछा है जब h की वैल्यू क्या हो, 4 हो। तो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑफ बैलून है ना, बैलून है क्या आपकी बात, बैलून व्हेन द हाइट इज कॉनिकल हीप है, सॉरी, ऑफ कॉनिकल हीप, बैलून वाला तो पिछला क्वेश्चन, ऑफ कॉनिकल हीप व्हेन व्हेन द हाइट इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर। इस पूरी चीज को मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉनिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ कॉनिकल हीप को मैं लिखूंगा dH/dt, और व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी h की वैल्यू 4 पे ये निकालनी है, तो ये हो जाएगी 1/3 पाई, और h की जगह 4 पुटअप किया तो 4 इंटू 4 स्क्वायर करना है तो
तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर। मैच करो, ये आ रहा है, चेक कर लिया। बढ़े आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट। ओके, देखो इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज नोटिस करी, किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर फिगर बनाने की इतनी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, बट फिर भी टू सपोर्ट योर क्वेश्चन वेटेज अच्छा हो तो आप एक जैसे स्फीयर का फिगर बना लिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक स्फीयर का ऐसा फिगर बना दिया, उसके अंदर ऐसे मेंशन कर दिया कि ये हाइट है, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, हाइट है, और ये हाइट रेडियस की 1/6 है, ऐसे छोटा छोटा डिपेक्ट कर दिया, तो आपका मतलब वो जो वेटेज बढ़ जाएगा, बाहर आएगा क्वेश्चन में। तो ऐसे छोटे से कुछ हो तो बना लेना है ना, अगर टाइम हो तो, नहीं हो तो ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है इन क्वेश्चन में। मैक्सिमम मिनिमम में तो हो, बिना फिगर के काम चलेगा नहीं, वहां तो बनाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। 15 एंड 16 सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हैं, पढ़ो बेटा। कॉमर्स वाले क्वेश्चन है, नहीं वी कैन से कि कॉमर्स वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं, पर हाँ कॉमर्स की फील्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ऐसा कह सकते हैं। द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय अ फंक्शन ऑफ सी ऑफ एक्स। क्या कह रहा है, कोई फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस पर उसकी कॉस्ट भी आती है, क्या यूं ही बन जाता है, बहुत सारी कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, या बहुत सारी फ्यूअल कॉस्ट, बहुत सारी इसमें कॉस्ट आती है ना। तो वो जो कॉस्ट आती है, उसको कॉस्ट को, अच्छा वो कॉस्ट किस किस पे डिपेंड करती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए जैसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे कॉस्ट डिपेंड करती है कि कितना मेरा, लेट अस से कि नहीं कितनी देर मैंने मशीन चलाई, इस पे भी डिपेंड कर सकती है, मशीन कितनी देर चली। कहीं पे इस पे डिपेंड करती है कि आज मैंने कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, है ना, वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करती है, या फिर इस तरीके पे भी डिपेंड करती है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, उस पर भी कॉस्ट डिपेंड करेगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्शन पे। भाई प्रोडक्शन कितने यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स पे प्रोड्यूस डिपेंड कर रही है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 1 है तो उतनी ही कॉस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स 2 है तो कॉस्ट बढ़ गई, 3 है तो भी कॉस्ट बढ़ गई, 4 है तो भी कॉस्ट बढ़ गई, 5 है, तो इस तरीके से एक्स की अलग अलग वैल्यू में इस फंक्शन में पुटअप करते जाऊं तो मुझे टोटल कॉस्ट इन रुपीज पता चलती जाएगी। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट ए टेक्निकल टर्म विच मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब अभी सपोज करो मेरा एक्स मान लो 4 है, तो 4 से जैसे ही वो 5 हुआ तो मेरी कॉस्ट का मार्जिन कितना बढ़ा, अभी सपोज करो ये कॉस्ट है मेरी, तो अब एक मार्जिन लेते ही अब कॉस्ट कितनी बढ़ गई, तो कुल मिला के वही चीज हो गई ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। एक यूनिट जैसे ही एक्स्ट्रा हुआ, जैसे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे उससे मेरी कॉस्ट इतनी आ रही थी, 10 से एक यूनिट जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा किया, 11वां यूनिट पैदा किया, तो स्पीड जो है मेरी, मार्जिन कितना बढ़ गया, कॉस्ट में मार्जिन कितना बढ़ गया, मार्जिन नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मार्जिन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में मेरा कितना मार्जिन, तो उसको कहेंगे टेक्निकली मार्जिनल कॉस्ट। तो अब इन सारी चीजों को अगर अपन कन्वर्ट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ, यानी कि डीसी बाय डीएक्स, कॉस्ट को अगर अपन ने सी लिख दिया तो डीसी बाय डी ऑफ सी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स आपसे पूछ रहा है, और वो भी कब, जब एक्स की वैल्यू 17 हो, जब एक्स की वैल्यू 17। चलो, तो दोनों सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, ये वाला मैं करवाता हूँ, उसको होमवर्क मार्क कर देना। इसमें बस कॉस्ट जो है वो रिवेन्यू, कॉस्ट की जगह रिवेन्यू वर्ड लिखा है, बाकी सब सेम है, रिवेन्यू के लिए आर लिख दिया, और मार्जिनल कॉस्ट पूछा था, मार्जिनल रिवेन्यू पूछ ली, और एक्स की भी यहाँ पे 17 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 17 थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 है, सेम टू सेम होगा, बस कॉस्ट की जगह रिवेन्यू लिख देना, बात खत्म। इसको मैं प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे, लिखिए हेयर, हेयर द cost incurred, the cost incurred in the production of x units, in the production of x units is given by, is given by cost function as follows। cost function, इसको cost function कह सकता हूं मैं, अगले क्वेश्चन में इसको रेवेन्यू फंक्शन कह सकता हूं, एज सी ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो क्या गिवन है कॉस्ट फंक्शन आपको,
0.007 x³ आगे माइनस 0.003 x² 003 x² प्लस 15x प्लस 4000। वैसे तो चलो अभी अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग भी समझे आप। देखो, हो सकता है कि वहां पे तीन चीजें हैं जिस पर कॉस्ट डिपेंड कर रही है। पहली चीज, दूसरी चीज फिर माइनस हो रही है, तीसरी चीज, और 4000 रुपए तो फिक्सेल लगेंगे ही लगेंगे। चीज को समझे क्या? कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि एक भी खरीदार नहीं आया लेकिन फिर भी इतने पैसे तो लग गए। जैसे सपोज करो दुकान खोल ली, सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कॉस्ट नहीं हुई। रेंट तो लगा, या इलेक्ट्रिसिटी तो खर्च हुई, लेबर तो आके बैठी है, भले गेम ही खेल रही है लेकिन बैठी तो है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कुछ कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है। जैसे 4000 पे तो फिक्स हो गई, उसने फिक्स कर रखा है 4000 तो मेरे लगेंगे। हाँ, अब आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी ये 4000 ही लग रहे हैं। आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी ये 4000 ही लग रहे हैं। आपने 200 यूनिट प्रोड्यूस किए तो भी ये 4000 तो 4000 ही लग रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट है। तो इसीलिए ही तो इसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, दैट मीन्स इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा रेट ऑफ चेंज पे। ये तो फिक्स है। फर्क किस पे पड़ रहा है? बाकियों पे। मान लो ये फ्यूल चार्ज है, या मान लो ये लेबर चार्ज है, या ये कोई तीसरा चार्ज है, और ये फिक्स है। इस तरीके से कॉस्ट फंक्शन बना दिया गया। ओके फाइन, चलिए। तो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट चाहिए हमको। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, हाँ उस पर बात करेंगे अपन, रेवेन्यू की ना। रेवेन्यू का मीनिंग पे बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन पैटर्न से। मार्जिनल कॉस्ट और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, दोनों लिख देता हूं ताकि जब भी आप रिवाइज करें ना, आपको पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दैट इज उसको क्या लिख सकता हूं बोलो? डीसी बाय डीएक्स भी लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे सी ऑफ एक्स तरीके से दे रखा है, तो मैं इसको सी डैश एक्स भी लिख सकता हूँ। बोलो, दोनों ऑपरेटर लगा दिए मैंने, जैसे भी समझ में आए। भाई अब तक डीसी बाय डीएक्स डीवी बाय डीटी इस तरीके से लिख रहे थे, लेकिन अब की बार एक अलग पैटर्न में गया हुआ है, तो उसके साथ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सी डैश एक्स। निकालो। 0.007, 0.007 कॉन्स्टेंट है। एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव होता है? 3x² माइनस 0.003 कॉन्स्टेंट है, और x² का 2x, प्लस 15x का 15, प्लस 4000 का 0। कंपाइल करो सारे चीज को, तो 7 3 जा 21 होता है, तो 0.021 x² माइनस 3 2 जा 6 होता है, 0.006 x प्लस 15। ये आ गया मेरा सी डैश एक्स, या फिर डीसी बाय डीएक्स, कैसे भी कर लो। हाँ, ये आ गया। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है कि जब प्रोडक्शन मेरा कितना था, 14 यूनिट्स, एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है? 7। तो उस एक्स की वैल्यू को पुटअप करके हम फाइनल निकालें। नाउ मार्जिनल कॉस्ट व्हेन marginal cost when 17 units are produced। तो 17 units are number of units x माना है ना आपने, तो when x इक्वल टू 17 लिख सकता हूं। दैट इज, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, या तो उसको लिखो डीसी बाय डीएक्स एट एक्स इक्वल टू 17, या फिर इसको सीधे सीधे लिख दो सी डैश 17। समझ आई बात? सी डैश 17 का मतलब है इसके अंदर x की वैल्यू क्या रख दी? 17, तो अंदर भी x की वैल्यू क्या रख देंगे? 17। या फिर इस फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते, दोनों की एक ही मीनिंग है। मैंने फिर भी दोनों लिख दिए कि आपको कभी भी रिवीजन करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ आया ना? इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है। समझ आया? ओके। अब निकालेंगे कैसे इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू निकालने के लिए 0.021 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.006। एक्स की जगह क्या रखेंगे? 17 प्लस 15। ओके, अब करो मेहनत मजदूरी का काम। भाई सिंपल क्वेश्चन में मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी। 0.021, 17 का स्क्वायर तो पता है सबको, कि वो भी नहीं पता? 0.006 इंटू 17 प्लस 15। चलो करो। 21 का इमेजिन करो, टेबल याद होती तो कितना आसान होता। याद है किसी को? 21 9 जा कितना होगा? 189, राइट? 189 ही होगा।
हासिल के कितने बचे? 18। अब 21 इंटू 8 कितना होगा? 168। 168 में 18 जोड़ना है तो 168 में 20 जोड़ो, 188। दो कम कर दो, 186। 186 का 6 हासिल के लगे अगेन 18। 21 टू जा 42, 42 और 18 60। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, 1 2 3, दैट मीन 6.069 हो जाएगा। बोलो। ठीक है, माइनस आ जाओ। 17 की तो आती होगी, 76 जा 102। ठीक है, तो 102 में डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, 1 2 3 यानी 0.0102 प्लस 15। करो जोड़ बाकी। 15 और 6 21। 15 जोड़ दिया। 21.069 में से क्या घटाना है? 102 उनमें से 2 गए 7, 6 10 में से गई 9, 20.967। अच्छा जी, अब इसका यूनिट क्या लगाओगे? ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट हमेशा किस में आती है? रुपीस में। और ये इन टर्म्स ऑफ कैसे चेंज हो रही है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। हर एक यूनिट पे इस स्पीड से 20 रुपये की स्पीड से कॉस्ट बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ 17 की जगह, हाँ 1, फिर उससे क्या होगा? बेटा 15 कहाँ हो रहा है? कांस्टेंट टर्म भी तो है इसमें, और स्क्वायर क्यूबिक टर्म्स हैं, समझ रहे हो। वन, एक चीज बताओ मुझे आप तनिष्क, अगर मुझे अगर मुझे 17 का स्क्वायर करना है, सुनना आप लोग भी, सब लोग, कॉमन सेंस है। अगर मुझे 17 का स्क्वायर करना है, तो क्या मैं 1 के स्क्वायर को 17 से गुणा कर दूं, चलेगा क्या काम? नहीं चलेगा ना। तो उधर भी नहीं चलेगा। उधर 17 का स्क्वायर करना है ना एक जगह, तो आप 1 पुटअप करोगे तो 1 का स्क्वायर, फिर उसको 17 से गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 17 तो 17 होता है, वहां तो 289 आएगा। ठीक है ना। तो अब थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी। ओके फाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी मेरी किस पे निकाली मैंने? 17 यूनिट पे। देखो आप लोग भी देखो स्क्रीन पे, तो 17 यूनिट पे मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही होगी, जो भी आ रही होगी, 17 से जैसे ही कॉस्ट ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स में 18 प्रोड्यूस करूं, तो अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो 20 रुपया और 967 बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये 20 रुपए से ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो पहले 100 रुपए आ रही थी, तो अब 120.967 आएगी, जैसे ही 17 से 18 यूनिट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 17 से 18 यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, तो इसका मतलब ये। हाँ, फिर 18 के हिसाब से स्पीड अलग है, हर एक पॉइंट पे स्पीड अलग है, 19 पे अलग है, 20 पे अलग है, 21। अच्छा, आपको एक चीज पता है बेटा, जितने ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। तो अभी जैसे 20 रुपए की स्पीड से कॉस्ट बढ़ी ना, तो आगे हो सकता है कि 18 से ही बढ़े, अगले यूनिट पे हो सकता है आगे फिर 17 से ही पड़े। समझ में आ गई बात? अब ऐसे 2-2 रुपए कम नहीं हो गया, एग्जाम्पल है, बहुत कुछ पैसे कम होती है। ओके फाइन, क्लियर है। तभी आपने देखा होगा कि अगर किसी के मदर फादर या कोई रिलेटिव फैक्ट्री ऑनर्स है, फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनका हमेशा एक पर्पस रहता है कि बल्क में प्रोड्यूस करें, क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस करने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। या मान लो किसी की दुकान भी है, तो वो बल्क में माल क्यों मंगाते हैं? उससे कॉस्ट ऑफ जो ट्रांजिट है, जो मान लो भाड़ा है जिसको अपन बोलते हैं, उसको लोडिंग का खर्चा कम आता है, क्योंकि बहुत सारा माल, किराया तो ट्रक का उतना ही लगा, तो ज्यादा माल में भी उतना ही लगा, कम में भी उतना ही लगा, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा माल आ जाए। ठीक है, चलो अब आ जाइए सेकंड, इसका अगला क्वेश्चन। बोलो खुशी, एनी डाउट? इधर देखो स्क्रीन पे, 16 क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो। ठीक है, इसका आंसर बता दो बस। आर डैश एक्स निकालोगे पहले, तो 13, 2 13 जा 26x प्लस 26, और ये तो जीरो हो गया ना। अब आर डैश एक्स कब चाहिए? जब इसकी वैल्यू 7 हो, तो आर डैश 7 चाहिए आपको फाइनली। तो 26 इंटू 7 करना प्लस 26। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 26 इंटू 8 कर दो सीधे, और आंसर मैच कर दो, 208 रुपये आ रहेगा। फिर आप प्रेजेंटेटिव पार्ट तो कर ही लोगे ना, आ रहा है। और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम टू सेम यही पैटर्न है, उसको भी निपटाओ। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। बोलो यहाँ से क्या आर डैश एक्स आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है कोई। 6x
प्लस 36 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स की वैल्यू 15 पे, तो आर डैश 15 निकालना है। 15 पुटअप करो, 6 इंटू 15 75 होता है, 15 6 90 प्लस 36 दैट इज 126। या तो कॉन्फिडेंस से टेबल याद करो, नहीं तो भाई गुणा कर लेना, ठीक है ना। कहीं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में गलत मत करे ना कि हाँ आती है मुझे 15 की टेबल। ओके, 15 6 जा 90 प्लस 36 126, ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर। अब क्या बचा, एक ही तो बचा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अच्छा, रेडियस के रेस्पेक्ट में ही तो पूछा है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, है ना, डी आर। Very easy. Differentiating both sides with respect to r, pi into 2r, that means 2 pi r. Or when radius is 6, so dA by dr, when radius is 6 equal to 2 pi into 6, यानी कि 12 pi. ऑप्शन नंबर डी। मैच कर लो आंसर। चलो, सारा एक्सरसाइज हो गई, अब केवल इस बात पे डिस्कस करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। वैसे तो आपके मैथ्स के पेपर के हिसाब से ये रेलेवेंट नहीं है कि रेवेन्यू का मीनिंग आपको बताओ, लेकिन जिंदगी के हिसाब से तो आपको, मतलब लाइफ के हिसाब से तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, तभी लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। तो टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। किसी से, एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं, एक्स यूनिट्स में प्रोड्यूस करता हूं किसी प्रोडक्ट के, तो जैसे कॉस्ट आती थी, अभी रेवेन्यू आ रहा है। बॉयज को पता होता है, आई एम चेकिंग आउट द गर्ल्स। नहीं पता, एनीवन ना। अच्छा, आपको एक है ना स्टोरी बताते हैं, एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं, करीब करीब सबके साथ ऐसा होता है, स्पेशली उनके साथ तो होता है जिनके पापा की दुकान होती है। बचपन में पापा के साथ कभी कभी अपन दुकान पे घूमने चले जाते थे, मतलब बचपन का मतलब हो गया 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से अंदर अंदर। तो जाते थे तो पापा अब हमसे कुछ काम तो करवाते नहीं है, तो हमको गल्ले पे बैठा देते थे, गल्ला मतलब जहाँ पे पैसे आते हैं। अब पैसे आते थे ना, तो मान लो 10,000 पे आ गए अलग अलग कस्टमर से, तो हमको ये लगता था कि ये हमारी कमाई है, लगता था। हमको ही लगता था यार आज तो 10 पापा इतना कमाते हैं, 10,000 रुपये एक दिन में, और मम्मी को देते ही नहीं है। हाँ, ऐसा हमको लगता था। लेकिन पापा, गल्ले पे तो बिठा दिया, लेकिन पापा खरीदारी करने तो नहीं लेके गए, वहां जितना दिया वो तो पता नहीं। ये जो रेंट आया उस टाइम जब देने गए तभी भी पापा नहीं लेके गए लैंडलॉर्ड के पास, तभी भी हमको नहीं पता चला कि कितना किराया दिया। ये बिजली का बिल भी पापा नहीं जमा कराने मेरे को लेके चले, तो मुझे ये भी नहीं पता पड़ा। तो वो 10,000 रुपये जो आए उसमें से पता चला कि 9,900 तो खर्चा ही था, कमाई तो केवल 100 रुपए। ठीक है, तो जो आते हैं ना पैसे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। उसको क्या बोलते हैं, एंड रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू इनकम। हमको ऐसा लगता है कि 10,000 रुपये आए वो इनकम है, बट दैट इज नॉट इनकम, दैट इज रेवेन्यू। दैट इज व्हाट, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कैश इनपुट, या कैश नहीं कह सकते, सेल इन सेल प्रोसीड्स, सेल करने के बाद जो प्रोसीड्स जो पैसे आए, अब वो कैश में भी आ सकते हैं क्रेडिट में भी आ सकते हैं, दोनों को मिला के कितना पैसा आया, ये होता है रेवेन्यू। उसमें से जब अपन कॉस्ट माइनस करते हैं दैट इज प्रॉफिट। हाँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि रेवेन्यू में से जब मैं कॉस्ट माइनस करता हूं तो वी विल गेट प्रॉफिट। जैसे ये 10,000 पे आए, अब 10,000 में से अगर मान लो 9,000 रुपए की कॉस्ट है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1,000। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है रेवेन्यू का मीनिंग। बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दिया, बाकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सेल, रेवेन्यू को आप लिख सकते हो सेल प्रोसीड्स, सेल करने के बाद कितनी प्रोसीड्स आई हमारे पास, कितने का माल बेच दिया, कितने का गल्ला उठाया, देसी भाषा में बात करें तो कितने का गल्ला उठाया। जो ज्यादा पुराने जमाने के लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और वो बिजनेस करते थे ना, तो वो एक ही लॉजिक पे चलते थे, कितना का गल्ला उठाया, और उसका उनको पता रहता था कि इसमें से मेरा 10% मार्जिन है। तो मान लो 10,000 का गल्ला उठाया, तो मोटे तौर पे कह देते आज की 1,000 की कमाई हो गई। वो थोड़ी ना एक एक चीज प्लस माइनस करने बैठते थे। अब आज तो एडवांस फीचर्स हो गए, आज के जो बिजनेसमैन है वो तो बिल्कुल बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर देते हैं, टैली में एंटर करते हैं, कंप्यूटर से पता चल जाता है इतनी की कमाई हो गई आज। पहले के थोड़ा ना सब कुछ होता था। तो बस वो गल्ला कितने का उठाया, लास्ट की कलेक्शन काउंट कर ली 10,000 20,000, उसमें एक मोटा मोटा अंदाजा कि हाँ 10% तो मार्जिन है हमारा, इतने की कमाई होगी। इस तरीके से चलता था। अलग अलग प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है बेटा, देखो कपड़ों में 10% कम है, कपड़ों में 10% कम है, दवाइयों में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए डिपेंड करता है। भाई आप नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से मार्जिन डिसाइड होता है। ओके फाइन, क्लियर है, एक्सरसाइज सॉल्व। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमने खत्म किया यहाँ पे आज।
कल से अपन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। कल इंट्रोडक्टरी पार्ट भी करेंगे और एक आध क्वेश्चंस भी करेंगे, दोनों करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।